नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी आईएएस यूट्यूब चैनल पर। और हम कर रहे हिंदी साहित्य के चैप्टर नंबर 4 पाली मध्यकालीन आर्य भाषा की पहली अवस्था, जो कि हिंदी साहित्य के प्रश्न पेपर जो फर्स्ट है ना, उसका खंड के है ना, उसका चैप्टर नंबर 4। तो ये क्या है? पाली मध्यकालीन आर्य भाषा की पहली अवस्था। पालीन आर्य भाषाओं का विकास जिस भाषा से आरंभ हुआ उसी का नाम पाली है। मध्यकालीन आर्य भाषाओं का विकास हुआ जिस भाषा में हुआ था, जो मध्यकालीन में जो आर्य भाषाएं जो विकास हुआ था ना, उसका ही नाम पाली है। सामान्य रूप से इसका कालखंड 500 ईस्वी से पूर्व ईस्वी सन की शुरुआत तक माना गया है। इसका मतलब कालखंड कौन सा माना गया है? 500 ईसा पूर्व से ईस्वी तक। अब पाली के अध्ययन के स्रोत हैं। पाली भाषा के अध्ययन के मुख्य आधार है त्रिपिटक, बुद्ध वचन, अशोक के कुछ अभिलेख तथा तत्कालीन अन्य साहित्य। बौद्ध धर्म का प्रचार भारत से बाहर तक होने के कारण पाली भाषा का भी अत्यधिक क्षेत्र विस्तार है और बौद्ध धर्म का विस्तार पाली भाषा में ही हुआ है। और इसी की वजह से, बौद्ध धर्म की वजह से ही पाली भाषा का विस्तार, अत्यधिक शहरों में इसका विस्तार फैला हुआ है। तो यह हो गया पाली भाषा। अब है नामकरण की समस्या। पाली भाषा का नामकरण पाली किस प्रकार पड़ा, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद हैं। मतभेद का आधार यह है कि विभिन्न विद्वानों ने पाली शब्द की उत्पत्ति अलग अलग शब्दों से मानी है। पाली शब्द का नामकरण कैसे पड़ा, इसका अलग अलग विद्वानों ने पाली शब्द की उत्पत्ति अलग अलग शब्दों से मानी। इनमें से कुछ व्याख्या इस प्रकार है, जैसे कि पाली की व्युत्पत्ति पल्ली अर्थात ग्राम से स्वीकार की गई। यहाँ ग्राम से स्वीकार की गई, इस अर्थ में पाली से तात्पर्य होगा ग्रामीण भाषा। यहाँ पर के अंदर क्या हो गया तात्पर्य? ग्रामीण भाषा। फिर है खे, पाली शब्द की उत्पत्ति पाटली, जो कि पाटलिपुत्र से मानी गई है। इस संदर्भ में पाली का अर्थ होगा मगध की भाषा। पाटली क्या है? पाटलिपुत्र, मगध की जो एक भाषा थी पाटली। फिर आ जाता है अपना, और पाटलिपुत्र अपने मगध की राजधानी भी थी। फिर है पाली शब्द का जो यह है, पाली शब्द का तीसरा संबंध पंक्ति से माना गया है। बुद्ध वचनों में जो पंक्तियां प्रयुक्त की गई उन्हें भी पाली कहा जाता है। सारा बुद्ध साहित्य इसी भाषा में होने के कारण इस मत को काफ़ी अत्यधिक महत्व दिया जाता है। सारा मतलब जो बुद्ध का है, बुद्ध का जो भी सिद्धांत वगैरह जो भी, उसका पूरा उद्भव ही पाली भाषा में ही हुआ, इसीलिए इस भाषा को ये भाषा ज़्यादा प्रचलित है। फिर आ जाता है गे, कुछ भाषा वैज्ञानिक पाली शब्द को प्राकृत शब्द का तद्भव रूप मानते हैं। उसके अनुसार प्राकृत से पहले पाइल तथा अंत में पाली शब्द का विकास हुआ। इस दृष्टि से प्राकृत का ही विशेष रूप पाली मानते हैं कुछ वैज्ञानिक, ठीक है। फिर कुछ विद्वानों ने यह भी माना है कि पाली का अर्थ पालने वाली है। समझे, पाली का, कुछ विद्वानों के अनुसार क्या है कि पाली का अर्थ क्या? पालने वाली हो गई। ये मत मानने वाले जो विद्वान पाली को साहित्य को पालने वाली या रक्षा करने वाली भाषा मानते हैं। जो विद्वान पाली को बौद्ध साहित्य को पालने वाली या रक्षा करने वाली मानते हैं। उपरोक्त नामकरण में से कौन सा सही, ये प्रमाणिक रूप से बता पाना संभव नहीं या फिर असंभव है। इतना अवश्य है कि यह मगध की भाषा नहीं है, क्योंकि मगधी के लक्षणों से यह मेल नहीं खाती। तो जैसे कि उसमें ऊपर यह बताया था ना कि मगध की भाषा थी, पाली शब्द उत्पत्ति पाटलिपुत्र जो कि मगध की भाषा थी, पर यह मगधी भाषा नहीं है। इतना जरूर कह सकते हैं कि यह मगध की भाषा नहीं है, क्योंकि मगधी के लक्षणों से ये मेल नहीं खाती है। सामान्यतः विद्वानों की मान्यता यही है कि ये भाषा मथुरा और उज्जैन के बीच के क्षेत्र में विकसित हुई। कहाँ पर? मथुरा अपनी यूपी के अंदर, और यहाँ पर ये इसका विकसित हुई है, यहाँ पर ये चलती हैं। किंतु धीरे धीरे इतनी व्यापक हो गई कि बुद्ध ने अपने धर्म के प्रचार के लिए इसी भाषा को माध्यम बनाया। पर धीरे धीरे ये इतनी प्रचलित हुई कि बुद्ध थे, उन्होंने इसी भाषा को अपना प्रचार बनाया था, अपना माध्यम, प्रचार के लिए अपना माध्यम बनाया था।
फिर है भाषा वैज्ञानिकों की सामान्य मान्यता यह है कि पाली शब्द का वास्तविक संबंध पंक्ति या प्राकृत शब्द से है। पंक्ति से इसलिए कि यह भाषा मूलतः बौद्ध साहित्य से संबंधित है, तथा प्राकृत से इसलिए कि भाषिक स्वरूप की दृष्टि से वह प्राकृत से काफ़ी मिलती जुलती है। तो कुछ विद्वानों ने इन दोनों मतों को मिलाकर इसे बौद्ध प्राकृत भी कहा है। कुछ विद्वानों ने पाली और प्राकृत, जो पंक्ति या प्राकृत, दोनों को मिलाकर बौद्ध प्राकृत भी कहा है। यह हो गया अपना नामकरण की समस्या। नामकरण बहुत सारे विद्वान, अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग उसका नामकरण किया गया, पर जो जहाँ जैसे कि उसका प्रॉपर है तो मथुरा और उज्जैन के बीच हुआ था विस्तार। फिर है पाली की भाषा संबंधी विशेषताएं। तो पाली की भाषा संबंधी विशेषताएं अलग अलग हैं। जैसे कि पहली है ध्वनि संरचना की विशेषताएं, ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताएं। तो ध्वनि संरचना संबंधी इसके अंदर के पाली के स्वर इस प्रकार है: हश्व ए ई उ ए। फिर है दीर्घ आ ई उ ए ओ। फिर है है पाली की स्वर संरचना में संस्कृत के ए तथा ओ से औरत जैसे जटिल संयुक्त स्वर प्राय ए तथा ओ के रूप में प्रचलित रहे, जैसे शैलम सेलम, कौशल कौशल कौशल। तो ये कैसे, मतलब कि जैसे कि ओ से औरत के जगह पर यहाँ पर क्या बता रहे कि ओ से ओखली वाला औरत यूज़ करते हैं पाली के स्वर संरचना के अंदर, जैसे कि जो कि संस्कृत के स्वर थे। फिर आ जाते हैं अपन ये संस्कृत का रि स्वर प्राय लुप्त हो गया है। जो संस्कृत का रि स्वर था वो प्राय धीरे धीरे लुप्त हो गया। इसका प्रयोग कहीं ए के रूप में होता है, कहीं ई के रूप में, कहीं ऊ के रूप में। जैसे रि का प्रयोग कहीं ए के रूप में, कहीं ऊ के रूप में, तो कहीं ई के रूप में होता है। जैसे नृत्य तो नचम, जैसे नृत्यम तो नचम, ऋतु तो ऊतु, मृत्यु तो मीतु। तो ये अलग अलग, इसका अलग अलग, जैसे कि री की जगह प्रयोग क्या होने लगे, ई ऊ ये होने लगे। फिर है अगला है गे। संस्कृत की लड़ ध्वनि भी पाली से समाप्त हो गई है। पाली से समाप्त हो गई, जो अपन बोलते लट लकार वो वाला। फिर आ जाता है अपन इकारांत तथा उकारांत पदों के साथ लगने वाले विसर्गों का प्राय लोप हो गया है। जैसे अग्नि है तो अग्गी, धेनु है तो धेनु, गुरु। तो इसके जो पीछे अपन विसर्ग, जो पीछे प्राय है, जैसे कि इकारांत और उकारांत पदों जो पीछे विसर्ग जो बिंदी लगती है ना, वो क्या मतलब समाप्त हो गए, बिल्कुल लुप्त हो गए हैं। फिर है च। पाली में निम्नलिखित व्यंजन प्राप्त होते हैं: क ख ग गे, चे छे जे जे, टे ठे डे ढे अणे, त थे दे दे ने, प फे बे बे में, ये रे ले वे, शे और है। सिर्फ यही होते हैं पाली के अंदर। इसके अंदर से सलगम और से षटकोण का नहीं होता है, और है से हल्का, बाकी कैसे तरह गे वगैरह इसके अंदर यूज़ नहीं किया जाता है, उपयोग नहीं किया जाता है। फिर आ जाता है अपन 6। पाली में व्यंजनों में भी बड़े स्तर पर परिवर्तन दिखते हैं, जो इस प्रकार है। जैसे ए शेष सलगम से षटकोण का शे हो गया है। जहाँ से सलगम और से षटकोण था वहाँ सिर्फ से हो गया। जिसे शिष्य, तो शिष्य की जगह वहाँ पर क्या यूज होता है, शिशो। मनुष्य तो मनसो। फिर है के का प्राय गे हो गया। जैसे जहाँ हिंदी भाषा में के बोलते हैं, वहाँ पाली के अंदर का बोलते, मतलब गे बोलते हैं। जैसे कि लोक, तो यहाँ पाली में क्या बोले, लोग। फिर है ले और रे कहीं कहीं एक दूसरे के स्थान पर आने लगे। जैसे अंगुली तो अंगूरी, ले और रे क्या एक दूसरे पर आने लगे पाली भाषा के अंदर। फिर है क्या महाप्राण व्यंजन प्राय है के रूप में उच्चारित होने लगे। जैसे गाथा तो उसका क्या गाहा हो गया, लघु तो लहू हो गया, रुधिर तो रुहिर हो गया। तो बहुत सारे व्यंजन का क्या हो गया, बहुत सारे व्यंजन परिवर्तन हो गए, इसके अंदर लुप्त होंगे बहुत सारे, तो बहुत सारों का परिवर्तन हो गया। फिर है पदांत हलंत व्यंजनम स्वर रहित का प्राय लोप हो गया। जैसे जगत तो जग, महान तो महा, बहुत सारे शब्द लुप्त हो गए, बहुत सारे परिवर्तन हो गए।
तो फिर आ जाते हैं अपन संयुक्त व्यंजनों में भी अत्यधिक परिवर्तन हुए, क्योंकि संस्कृत की जटिलता का एक बड़ा कारण यही है। सरलीकरण के प्रयासों में संयुक्त व्यंजनों का परिवर्तन होना स्वाभाविक ही था। ये परिवर्तन इस प्रकार हैं, जैसे कि रेफ युक्त संयुक्त व्यंजन में रेफ का लोप होने लगा तथा परिवर्तित व्यंजन का द्वित्वीकरण होने लगा, जैसे कर्म तो कम, सर्प सपो, धर्म धम। फिर आ जाता है पद के आरंभ में आने वाले युक्त व्यंजन के रे का लोप होने लगा, जैसे प्रिय तो पियो, त्रिपिटक तिपिटक, ध्येय जैसे कि विद्या तो ध्येय का जय हो गया है, या जज, द्युत तो विद्युत तो बीजू, जैसे कि जो अपन जिसके अंदर ध्येय बोलते हैं ना उसके अंदर क्या जय उपयोग होने लग गया। फिर कश्य जो कश्य का कहीं ख हो गया है तो कहीं कहीं छ हो गया है, जैसे क्षमा तो क्षमा, पक्षी तो पक्षी, फिर है क्षण तो क्षण, क्या फिर है भिक्षा तो भिंछा। अलग अलग व्यंजन का प्रयोग होने लग गया है। फिर है तिये का च हो गया, जैसे सत्यम तो सच्चम, नृत्यम तो नच्चम। अलग अलग उनके व्यंजन का उपयोग होने लग गया है। फिर अपना दूसरा देते हैं, वो था पहला। फिर आ जाते हैं दूसरा, पाली की व्याकरणिक संरचना। पहला क्या था, ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताएं, और यह है पाली की व्याकरणिक संरचनाएं। पाली की व्याकरणिक संरचना में मूल रूप से सरलीकरण और संक्षेप्तीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती। दरअसल संस्कृत से लेकर आधुनिक हिंदी तक का विकास मूल रूप से सरलीकरण की ही प्रक्रिया है, जिसके अलग अलग चरणों को अलग अलग भाषिक प्रवृत्तियों के स्वर में हम जानते हैं, के रूप में हम जानते हैं। सरलीकरण की इस प्रक्रिया के सूत्रपात का श्रेय पाली की है। इस पहले चरण में ही कहीं ऐसे परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं जिनका सीधा संबंध आधुनिक हिंदी से है। ये सूक्ष्म परिवर्तन इस प्रकार हैं, जैसे कि पाली में संस्कृत के नपुंसकलिंग का लोप होने लगा। आमतौर पर सारे नपुंसकलिंग शब्द पुल्लिंग शब्दों की तरह व्यक्त होने लगे हैं। जो पाली के अंदर जो नपुंसकलिंग के जो जितने भी सारे शब्द थे वो क्या हो गए, पुल्लिंग शब्दों की तरह व्यक्त होने लग गए। फिर हैं, इसका कारण यही है कि संस्कृत में भी कर्ता और कर्म विभक्तियों को छोड़कर से सभी विभक्तियों में नपुंसकलिंग के नियम पुल्लिंग के समान ही होते हैं। फिर आ जाते हैं ख, पाली में संस्कृत के द्विवचन का लोप होने लगा। द्विवचन के सभी रूप बहुवचन के नियमों के अनुरूप चलने लगे। यह सब अपने पहले भी पढ़ा था, जिसके अंदर वो अपनी हिंदी भाषा में थे ना, उसमें भी यही होता है कि द्विवचन का लोप होने लग गया और उसके अंदर बहुवचन का प्रयोग होने लग गया, जैसे कि संस्कृत के अंदर भी यही हुआ है। इन दोनों कारणों से रूप रचना काफ़ी सरल और संक्षिप्त हो गई है। एक शब्द के 3 लिंगों तथा तीनों वचनों में कुल 72 या कम से कम 84 रूप बनते हैं। अब इनकी संख्या मात्र 32 रह गई है। एक लिंग तथा एक वचन को सम्मान करने के अतिरिक्त कई अन्य कारणों से रूप रचना में सरलीकरण आया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति यह है कि संधिक्तर व्यंजनांत प्रातिपदिक स्वरांत होने लगे। इस प्रक्रिया में अंतिम हलंत व्यंजन हटने लगा या उसमें स्वर जाने लगा, जैसे जगत तो जग, चल तो चल, राजन तो राज। क्या अलग मतलब कि बहुत सारे व्यंजन हटने लग गए हैं। फिर आ जाता है गे। सरलीकरण की प्रवृत्ति के आधार पर विभक्तियों या प्रसर्गों की जटिलता को दूर करने का प्रयास अन्य तरीकों से हुआ है। उदाहरण के लिए कर्ता और कर्म कारक बिना विभक्ति या प्रसर्ग से व्यक्त होने लगे। करण और अपादान तृतीया पंचमी के अंतर समाप्त होने लगे। कभी कभी कर्म और अधिकतर द्वितीय और सप्तमी तथा कभी कभी करण और अधिकरण तृतीया और सप्तमी एक जैसे होने लगे। यहाँ पर मैंने अधिकतर बोल दिया, अधिकरण। कभी कभी कर्म और अधिकरण द्वितीय और सप्तमी तथा कभी कभी करण और
अधिकरण तृतीय और सप्तमी एक जैसे होने लगे हैं। तो ये हो गया। फिर आ जाते हैं अपन क्रिया में तिंडत प्रवृत्ति घटने लगी, अर्थात संस्कृत के ती, तह, अंति आदि क्रिया रूपों का तय लुप्त होने लगा। जैसे पठती तो पढ़ई, करोती तो करोई। क्या तय जो तय शब्द था वो क्या लुप्त होने लग गया। तय शब्द नहीं, सॉरी, तय व्यंजन, जो अंतिम व्यंजन था जो। फिर है एक विशेष बात यह है कि इन्हीं के बहुवचन में कई स्थानों पर तय बना रहा किंतु ई लुप्त होने लगा, और कहीं पर तय बना रहा पर ई लुप्त हो गया। जैसे कि पठंती तो पठत, इसका क्या ई लुप्त हो गया। चलंती तो चलंत, ई लुप्त हो गया। तो फिर है लिट लकार की भविष्यकालिक क्रियाओं में प्रयुक्त होने वाला इश पाली में शश हो गया है। जैसे करिष्यति तो करिष्यई, पटिष्यति तो पठिष्यई। जहाँ इसी शब्द का उपयोग होता वहाँ शई होने लग गया। फिर है पाली की क्रिया रचना में एक विशेष बात यह भी है कि इसमें हिंदी में प्रयुक्त होने वाली भूतकालिक क्रियाओं का विकास होना आरंभ हो गया था। जैसे स्थित है तो ती ए, जो हिंदी में था के रूप में है। भवंती तो हुअंती, आगे चलकर होता है। भूत है तो हुआ, आगे चलकर हुआ या हुई है। तो ये किसके प्रयोग हो गए, पाली के व्याकरणिक संरचना, पाली की व्याकरणिक संरचना ये होगी। फिर आ जाते हैं अपन शब्दकोश प्रवृत्तियाँ। तो ये अपना थर्ड वाला हो गया शब्दकोश। पाली की शब्द संपदा का मूल आधार स्वाभाविक रूप से तद्भव शब्द है, क्योंकि संस्कृत शब्दों का तद्भवीकरण इस भाषा के विकास का मूल आधार रहा है। कई तत्सम शब्द इस भाषा में बने रहे हैं। आमतौर पर ये वे शब्द हैं जो या तो जन प्रयोग में विशेष रूप से काम नहीं आते या संरचना की दृष्टि से जटिल नहीं हैं। क्योंकि इस काल में भाषा का विकास तेजी से विकेंद्रित पद्धति से होने लगा था, इसीलिए देशज, स्थानीय या आंचलिक शब्दों का विकास सॉरी अपना ये गायब हो गया। पंथे यहाँ पे पाली, सॉरी दोस्तों, सॉरी। तो अपन कहाँ पर थे, शब्दकोशीय प्रवृत्तियाँ। तो पाली की शब्द संपदा का मूल आधार स्वाभाविक रूप से तद्भव शब्द है, क्योंकि संस्कृत शब्दों का तद्भवीकरण इस भाषा के विकास का मूल आधार रहा है। कई तत्सम शब्द इस भाषा में बने रहे हैं। आमतौर पर ये वह शब्द हैं जो या तो जन प्रयोग में विशेष रूप से काम नहीं आते या संरचना की दृष्टि से जटिल नहीं है। चूँकि इस काल में भाषा का विकास तेजी से विकेंद्रित पद्धति से होने लगा था, इसीलिए देशज, स्थानीय या आंचलिक शब्दों का विकास भी पाली में अच्छी गति से होता हुआ